अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम हाइपरवोलेमिया को डिस्कस करेंगे। हाइपरवोलेमिया एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें बॉडी के अंदर फ्लूइड जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, बॉडी ओवरली हाइड्रेटेड हो जाती है। सो ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड और ओवर हाइड्रेशन इज़ द मेडिकल कंडीशन व्हेन देयर इज़ टू मच फ्लूइड इन द बॉडी। सो हाइपरवोलेमिया को हमने डिफाइन कर लिया। अब इसकी कॉजेज़ देख लेते हैं कि हाइपरवोलेमिया क्यों बॉडी के अंदर डेवलप करता है। अगर कोई इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा फ्लूइड का इनटेक करता है, एक्सेसिव इनटेक है जितनी बॉडी को नीड नहीं है, तो वो इंडिविजुअल भी हाइपरवोलेमिया की तरफ जा सकते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस टू प्लाज्मा फ्लूइड शीट, आपको पता है जो बॉडी के अंदर इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं, यानी ये आपकी बॉडी वेसल्स हैं और ये जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं, सेल्स हैं, यहाँ से अगर फ्लूइड जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाता है आपकी इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम के अंदर, तो इस वजह से भी हाइपरवोलेमिया की कंडीशन डेवलप कर सकती है, इस बैलेंस के बिगड़ने की वजह से। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अगर कोई पेशेंट हार्ट फेलियर का है तो उसकी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, फ्लूइड जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, और किडनीज़ भी उसको किस तरह से प्रोसेस करते हैं, किस तरह से रिस्पॉन्स करती हैं, वाटर और साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन करना शुरू कर देती हैं, जिस वजह से मज़ीद फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है। सिरोसिस ऑफ लीवर, ऐसे पेशेंट जिनके अंदर लिवर सिरोसिस है उनके अंदर भी पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से एसाइटिस की कंडीशन डेवलप कर सकती है, उनकी बॉडी के अंदर भी फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। एक्सेसिव हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक फ्लूइड, आपको पता होगा हमने पिछले लेक्चर में डिहाइड्रेशन के अंदर पढ़ा कि जो पेशेंट डिहाइड्रेटेड होते हैं उनकी बॉडी के अंदर फ्लूइड को रिससिटेट करने के लिए हम उनको फ्लूइड्स देते हैं, ठीक है, आईवी फ्लूइड्स देते हैं जिसमें हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक फ्लूइड्स इंक्लूड्स हैं। अगर इनकी एक्सेसिव अमाउंट दे दी जाए तो तब भी हाइपरवोलेमिया डेवलप कर सकते हैं। प्राइमरी पोलिडिप्सिया, अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, प्राइमरी पोलिडिप्सिया की कंडीशन है, तो वो पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड हो जाते हैं, ओवरली हाइड्रेटेड हो जाते हैं, जिस वजह से हाइपरवोलेमिया की कंडीशन हो सकती है। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे होते हैं उनकी बॉडी के अंदर भी फ्लूइड की रिटेंशन हो सकती है। फ्लूइड रिटेंशन की वजह से अगेन हाइपरवोलेमिया डेवलप कर सकता है। एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक, जो पेशेंट ज़्यादा सॉल्ट इंटेक करते हैं, जो इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा सॉल्ट इंटेक करते हैं, उनकी बॉडी भी ओवरली हाइड्रेटेड हो सकती है, हाइपरवोलेमिया की तरफ जा सकती है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द कॉजेज ऑफ हाइपरवोलेमिया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाती है पैथोफिजियोलॉजी की। हाइपरवोलेमिया किस तरह से डेवलप करता है, जैसे ही इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम, जो वेसल्स के अंदर वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो क्या होता है, जो वीनस रिटर्न है, जो हार्ट की तरफ जाना है, उसकी अमाउंट भी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल फिलिंग जो होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन इसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है। जो बॉडी के अंदर वॉल्यूम हार्ट ने पंप करना होता है उसकी अमाउंट कम हो जाती है, कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर्ली टिश्यूज़ को परफ्यूजन नहीं मिल पाती, क्योंकि हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है बाय द ओवरली बिल्ड फ्लूइड की वजह से, ठीक है। तो हार्ट की पंपिंग एबिलिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन और ऑब्वियसली जो सेल हैं वो डेथ की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पैथोफिजियोलॉजी है सिंपल सी हाइपरवोलेमिया की। नेक्स्ट देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम क्या होंगे हाइपरवोलेमिया के। पेशेंट वेट गेन करना शुरू कर देगा, फ्लूइड बिल्डअप होने की वजह से एडिमा की कंडीशन भी हो सकती है और पेशेंट का वेट भी इंक्रीज़ हो सकता है। एसाइटिस की कंडीशन, जैसे मैंने आप लीवर सिरोसिस के पेशेंट्स के अंदर बताया कि उनकी जो पेरिटोनियल कैविटी है उसके अंदर भी फ्लूइड बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन स्टार्ट हो जाती है फ्लूइड बिल्डअप होने की वजह से। इंक्रीज यूरिन आउटपुट, स्टार्ट में क्या होता है कि उसको कंपनसेट करने के लिए, ओवरली हाइड्रेटेड बॉडी को हाइपरवोलेमिया को कंपनसेट करने के लिए बॉडी यूरिन की अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ कर देती है, जिस वजह से यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो जाता है। डिस्टेंडेड नेक वेन, बहुत ज़्यादा फ्लूइड बिल्डअप होने की वजह से जो नेक वेन्स है वो डिस्टेंडेड होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, डिस्टेंडेड हो जाती है। बाउंडिंग पल्स, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से जो पल्स की करेक्टरिस्टिक है, पल्स की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इंक्रीज़ बीपी, हाइपरवोलेमिया की वजह से वॉल्यूम बिल्डअप होने की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है। डिस्निया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ में आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हो सकता है ये जो फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है ये पल्मोनरी सिस्टम को भी इफेक्ट करना शुरू कर दे, रेस्पिरेशन को भी इफेक्ट करना शुरू कर दे, प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है, जिस वजह से पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। डिस्निया की कंडीशन इस वजह से डेवलप करेगी। हेडेक, कन्फ्यूजन और लेथार्जिक हो सकता है पेशेंट, ठीक है, फ्लूइड बिल्डअप होने की वजह से। शैलो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो है वो शैलो होना शुरू हो जाएगी फ्लूइड बिल्डअप होने की वजह से, किसके अंदर, लंग्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये साइन एंड सिम्टम है जो कि पेशेंट एग्जिबिट करता है इन हाइपरवोलेमिक कंडीशन।
नेक्स्ट इसको डायग्नोस कर लेते हैं। किस तरह से डायग्नोसिस करनी है, हमने फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हेड टू टू असेसमेंट कर लेंगे, उसमें हम इसकी जो है वो एडिमा को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम हिस्ट्री ले लेंगे जिसमें हमने दूसरी मेडिकल कंडीशंस को आइडेंटिफाई कर लेना है। पेशेंट हार्ट फेलियर का तो नहीं है, पेशेंट को किसी किस्म की कोई लिवर डिसऑर्डर तो नहीं है, किडनी का कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे ताकि हम वाइटल ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई कर सकें, असेस कर सकें कि उनके अंदर किसी किस्म की कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है जिसकी वजह से हाइपरवोलेमिया हो रहा है। एल्ब्यूमिन, अगर एल्ब्यूमिन लेवल जो है वो बॉडी के अंदर कम है तब भी फ्लूइड बिल्डअप हो सकता है, एडिमा की कंडीशन हो सकती है, क्योंकि आपको पता है जो एल्ब्यूमिन है वो लीवर सिंथेसाइज करता है और एल्ब्यूमिन का क्या फंक्शन है, वो ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है। यानी ये जो वेसल के अंदर वॉल्यूम है इसको वेसल्स के अंदर होल्ड करके रखती है एल्ब्यूमिन, ठीक है। अगर एल्ब्यूमिन की जो अमाउंट है बॉडी के अंदर वो कम हो जाए तो ये जो फ्लूइड वेसल्स के अंदर है यानी इंट्रावास्कुलर जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन की भी जो है हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ब्लड केमिस्ट्री में हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हेमाटोक्रिट लेवल आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही फ्लूइड बिल्डअप होता है बॉडी के अंदर तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल्स भी कम हो जाते हैं और हेमाटोक्रिट लेवल भी कम हो जाते हैं, क्योंकि वो ओवरली बिल्ड फ्लूइड की वजह से डाइल्यूट होना शुरू हो जाते हैं और उनका लेवल्स कम हो जाते हैं। ECG कर लेंगे ताकि हम कार्डियक कंडक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर सकें, हार्ट एक्टिविटी को देख लें। नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे कर लेंगे जिसमें हमने पल्मोनरी सिस्टम को भी आइडेंटिफाई कर लेना है, किसी किस्म का कोई फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। शैलो रेस्पिरेशन है, पेशेंट को डिस्नी कंडीशन आ रही है, उसको आइडेंटिफाई करने की। GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, किडनी फंक्शन भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे फ्लूइड बिल्डअप होता है तो GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट किडनी बढ़ा देती है ताकि फ्लूइड को एक्सेसिवली बॉडी से आउट किया जा सके, जो एक्सेसिव फ्लूइड है बॉडी के अंदर उसको आउट किया जा सके। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ये कंडीशन चलती रहे तो ये अनसस्टेनेबिलिटी की तरफ चली जाती है और किडनी इसको जो है वो रिस्टोर नहीं कर सकता इस कंडीशन को, तो GFR जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि किडनी के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। ओवरली बिल्ड फ्लूइड की वजह से वो इतना काम नहीं कर सकती किडनी, इस वजह से GFR कम हो जाता है। स्टूडेंट इस तरह से हम इसको डायग्नोस कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसकी मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। हमने पेशेंट का जो सॉल्ट इनटेक है उसको कम कर देना है ताकि फ्लूइड बिल्डअप होने से बचाया जा सके। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, ऐसे पेशेंट को हमने फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करनी है, कोई IV फ्लूइड नहीं देना, ओरल फ्लूइड भी बहुत जो है उसका रिस्ट्रिक्ट करना है ताकि जो आगे बॉडी के अंदर फ्लूइड बिल्डअप हुआ हुआ है उसको हम पहले किसी ठिकाने लगा सकें, दैन फ्लूइड को रिससिटेशन यानी फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करनी है या नहीं करनी है, दैन हम उसको आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो फर्स्टली हम क्या करें, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कर देंगे, किसी किस्म का फ्लूइड नहीं देना। डाईयूरेटिक्स, ऐसे पेशेंट के अंदर फ्लूइड बिल्डअप होने की वजह से हम उनको डाईयूरेटिक्स देते हैं ताकि बॉडी जो है एक्सेसिव फ्लूइड के अमाउंट को बॉडी से किडनीज के थ्रू रिस्टोर यानी एक्सक्रीट कर सके। डायलिसिस इन रीनल फेलियर, अगर कोई रीनल फेलियर का पेशेंट है तो उन पेशेंट्स के अंदर हमें डायलिसिस करना पड़ेगा ताकि जो एक्सेसिव अमाउंट है फ्लूइड की बॉडी के अंदर उनको विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल डायलाइजर उसको रिमूव किया जा सके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमने सिंपल से इसकी मेडिकल मैनेजमेंट करनी है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। मैं इसको एक दफ़ा रिवाइज कर देती हूँ। आज हमने स्टूडेंट्स हाइपरवोलेमिया डिस्कस किया है जिसमें बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो बिल्डअप हो जाता है, ओवरली हाइड्रेटेड हो जाती है बॉडी। कुछ कॉजेज़ हमने देखी जिसमें एक्सेसिव इंटेक है या उनके किडनीज अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, उनको कोई हार्ट प्रॉब्लम है, सिरोसिस ऑफ लिवर है या उनको कोई पॉलीडिप्सिया कंडीशन है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड ले रहे हैं, ओरल ले रहे हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे। दैन हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी देखी, हमने उसके साइन एंड सिम्टम देखे। पेशेंट डिस्निया की कंडीशन के यानी रेस्पिरेटरी फेलियर्स की तरफ जा रहा है, रेस्पिरेटरी कंडीशंस आ रही हैं, पेशेंट का वेट गेन हो रहा है, पेशेंट की अमाउंट बॉडी के अंदर जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, डिस्टेंडेड नेक वेन्स हैं, पेशेंट का BP इंक्रीज़ कर रहा है। फिर हमने उसकी एग्जामिनेशन की, फिजिकल एग्जामिनेशन, कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा लिए, अल्ट्रासाउंड, ब्लड केमिस्ट्री चेक कर ली, ECG कर ली, चेस्ट एक्सरे करवा लिया। दैन हम उसकी मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ गए जिसमें हमने सॉल्ट इनटेक, फ्लूइड रिसेप्शन, डायूरेटिक्स और अगर पेशेंट रीनल फेलियर का है तो उसमें हमने आर्टिफिशियल डायलाइजर यानी उसको डायलिसिस की तरफ लेके जाएंगे। स्टूडेंट इसके साथ हाइपरवोलेमिया का जो टॉपिक है वो हो गया है ख़त्म। इसको अच्छे से पढ़िएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।